कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स P1 एंड P2। तो हमने क्या करा यहाँ पर, जिंदगी में पहली बार मैंने अपने फिजिक्स में 12 से ऊपर देखे हैं। अच्छा इस साल में अच्छा 12 से ऊपर आए जिंदगी में पहली बार, सॉरी इस साल में 12 से ऊपर पहली बार 13 एंड हाफ आए आउट ऑफ 20, व्हिच इज नॉट गुड बट नॉट बैड। लेकिन फ्री में नहीं आए होंगे, ये मेहनत करी होगी, पढ़ाई करी होगी तभी आए होंगे। जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर रहती है ना हमारे पास, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, वही लगातार परेशान कर रही है हमें, है ना, तो हम जिस चीज़ से परेशान हो रहे हैं हम उसी से फिर बचने लगते हैं। एग्जाम से 2 दिन पहले मैं फ्रस्ट्रेशन में पढ़ रही थी। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम अच्छी नहीं आई। यही लग रहा होगा कि मेहनत करूंगी भी तो कुछ नहीं होगा। तो कोई नहीं, आप, मैंने एक बहुत छोटा सा ही फंडा बताया, बहुत छोटा सा फंडा है, सिर्फ 2 टॉपिक रोज करो। अगर रोज करेंगे तब बेनिफिट है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ से, जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ खानी भी है ना, कोई कह देगा कि भाई ये आप ये नींबू खाओगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, या दाल खाओगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, तो वो ये नहीं है कि आज ही खा ली सारी की सारी, पेट ही खराब होगा उससे। थोड़ा थोड़ा रोज़ खाना पड़ता है, वही चीज़ पढ़ाई के साथ है, थोड़ा थोड़ा रोज़ कर लो बस, तो जोर भी नहीं पड़ता, आराम से हो जाता है। गुड बट कैन बी इम्प्रूव्ड, सो यू शुड टेक एक्स्ट्रा क्लासेस आफ्टर स्कूल। मैंने कहा हम आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू कर दी ना, तो जितने आए उतने भी नहीं आए। ये भी नहीं आएंगे। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास of a two particle system, of a two particle system। तो आप ये देखिएगा, 2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालने का हमने एक एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में बताया था। वो एक्सप्रेशन ये था, आर सी एम वेक्टर, आर इज फॉर पोजीशन वेक्टर एंड सी एम इज फॉर सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। मैं इसी डेरिवेशन के लिए मना कर रहा था, तो वो शुभ ने और उसने बताया था मेरे को, विराज ने, कह रहा कि हमारी क्लास में करवाई गई है तो ये कर लेना, इसलिए कर लेते हैं। तो कर लो, फिर कर लो, हो सकता है तुम्हारे यहाँ पर भी करवाई जाए। मैं यही वाली करवा रहा हूँ, ये मैंने लास्ट टाइम में सिर्फ इसका एक्सप्रेशन लिखवाया था, और डेरिवेशन के लिए मैंने मना कर दिया था कि वो पूछी नहीं जाती पेपर में, लेकिन क्लास में वो बता रहे थे कि भाई ज़्यादा ही स्ट्रेस देकर, ज़्यादा स्ट्रेस देकर करवाई गई है, तो दैट मीन्स आ सकती है, तो कर लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 2 पार्टिकल का सिस्टम है, इधर एक्स एक्सिस ले लिया, इधर वाई एक्सिस ले लिया, और मैंने ये कहा कि एक पार्टिकल P1 है इस तरफ, और एक पार्टिकल P2 है इस तरफ। तो जो पार्टिकल P1 है उसका मास M1 है, ये इधर हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन को P1 से ज्वाइन कर दिया, और इसी तरह से ओरिजिन को P2 से ज्वाइन कर दिया। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको पोजीशन वेक्टर निकालना होता है उसको हमें ओरिजिन से ज्वाइन करना पड़ता है, तो हमने P1 को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो पोजीशन वेक्टर P1 का जो है उसको हमने मान लिया R1 वेक्टर। सिमिलरली जो P2 है उसके पोजीशन वेक्टर को हमने ले लिया R2 वेक्टर। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर P1 और P2 को दोनों को ज्वाइन कर देंगे, P1 और P2 को दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि हमेशा से ये होता है कि कभी भी किसी भी सिस्टम में एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल या हज़ारों पार्टिकल्स हैं, तो कोई भी 2 पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोई म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन जरूर होता है, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। तो हमने ये कहा कि ये जो P1 है, मान लीजिए ये जो P1 है, अच्छा फिर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये कहा कि हम ना किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम फॉर एग्जांपल कोई बॉल है या फिर कोई वुडन ब्लॉक है, तो हमने ये कहा कि वुडन ब्लॉक है या बॉल है, तो वुडन ब्लॉक जैसा ही रहता है ना हमेशा, बॉल जैसी रहती है, फट तो नहीं जाती कि उसके सारे पार्टिकल्स निकल गए और उड़ गए हवा में कहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि वो रिपेल नहीं कर रहे हैं पार्टिकल्स, वो एक दूसरे को होल्ड करके यानी कि अट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये जो P1 है
इस P1 को अट्रैक्ट कर रहा है P2, इस P2 को अट्रैक्ट कर रहा है P1, ठीक है, ताकि वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बने रहें, ठीक है। खींच कर रखा हुआ है। अब खींच कर रखने का मतलब ये नहीं है कि चिपक ही जाएंगे, खींच रखा है कि हाँ भाई इसने इसको इतना होल्ड कर रखा है, इसने इसको होल्ड कर रखा है, तो अपनी अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे, वो है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो P2 है वो P1 पर जो फोर्स लगाएगा उसको मैंने ऐसे लिख दिया, इस पर एक फोर्स लग रही है, इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स P2, तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F1, इस पर फोर्स लग रही है 1 पर फोर्स लग रही है, तो F1, और लगा कौन रहा है 2, तो इसलिए बाद में लिखा जाता है 2। F1 2 का मतलब है फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन पार्टिकल 1 बाई पार्टिकल 2, ठीक, ये हो गया। इसी तरह से P2 जो है इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स P1, तो यहाँ पर हो जाएगा F21 वेक्टर, इसका मतलब कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई पार्टिकल 2 बाई पार्टिकल 1, ये। और इन दोनों का जो सेंटर है उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा RCM वेक्टर, RCM वेक्टर, RCM वेक्टर, जिसका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, और यही फॉर्मूला अब मेरे को डिराइव करना है। तो मुझे लगता है कि ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। हम दो पार्टिकल्स को दिखाएंगे, इधर P1 उसका मास M1, इधर P2 उसका मास M2। P1 को ओरिजिन से ज्वाइन करिए, लिखिए R1 वेक्टर, P2 को ओरिजिन से ज्वाइन करिए, लिखिए R2 वेक्टर। फिर यहाँ पर दिखाओ कि P1 पर फोर्स लग रही है F12, ठीक है, कौन लगा रहा है, P2 लगा रहा है। P2 पर फोर्स लग रही है F21, कौन लगा रहा है, P1 लगा रहा है। और इन दोनों का जो दोनों को आपने एक लाइन से ज्वाइन करा उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो RCM वेक्टर बन जाएगा, यानी कि यस, हमेशा याद रहे, यस। क्या होता है कि जैसे जो भी मैं सब्सक्रिप्ट में पहले लिखता हूँ ना उस पर फोर्स लग रही है, और जो मैं बाद में लिखता हूँ वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो F1 का मतलब क्या है कि फोर्स लग किस पर रही है, 1 पर लग रही है, और लगा कौन रहा है, 2 लगा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि F15, तो इसका मतलब फोर्स लग रही है 1 पर और लगा रहा है 5 पार्टिकल, कोई 5th पार्टिकल होगा वो लगा रहा है, ऐसे होता है। तो जिस पर फोर्स लगती है वो पहले लिखा जाता है, F1 जो है वो F2 पर फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आप आ जाइए पेज नंबर 5 पर। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू पार्टिकल्स आर, तो दोनों पार्टिकल्स का वेलोसिटी निकालेंगे और दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, जो पोजीशन वेक्टर है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब आप ये देखिएगा कि पार्टिकल 1 की और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी, यानी कि पार्टिकल 1 की वेलोसिटी हो गई v1 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बस पोजीशन वेक्टर, तो dr1 वेक्टर बाई dt, ठीक है। इसी तरह से जो पार्टिकल 2 की वेलोसिटी है v2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, dr2 वेक्टर बाई dt। अच्छा, अब जब v1 हमारे पास आ गया तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 a1 वेक्टर, तो a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, dv1 वेक्टर बाई dt। वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये हो गया dv1 बाई dt। अब क्या करेंगे, d बाई dt तो ऐसे ही रहने दो, v1 की वैल्यू डाल दो। v1 की वैल्यू क्या है, dr1 वेक्टर बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से a2 वेक्टर हो जाएगा dv2 वेक्टर बाई dt, ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ dr2 वेक्टर बाई dt, तो ये हो गया d स्क्वायर r2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो v1 और a1 की और v2 और a2 की जो इक्वेशन आई है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है ना, टुगेदर इसको सारी को इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद बात करते हैं टोटल फोर्स F1 वेक्टर एक्टिंग ऑन पार्टिकल P1 इज द सम ऑफ द इंटरनल फोर्स F12 ड्यू टू P2 एंड एक्सटर्नल फोर्स F1 एक्सटर्नल ऑन इट। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि जो पार्टिकल 1 है उस पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो हम ये कहेंगे एक तो इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स कौन सी है, इंटरनल फोर्स ये है कि पार्टिकल 1 पर सिस्टम है, सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स ही 2 हैं, तो इसका मतलब P1 पर फोर्स कौन लगा रहा है, P2 लगा रहा है। तो हम ये कहेंगे जो टोटल फोर्स है ना, जो पार्टिकल 1 पर जो टोटल फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, उसको ऐसे लिखेंगे, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर
तो एक तो पार्टिकल 1 पर जो फोर्स लग रही है F1 वेक्टर, एक तो पार्टिकल 1 पर पार्टिकल 2 लगा रहा है फोर्स, तो वो तो F12 वेक्टर हो गया। और उसके अलावा हमने ये कहा कि उस पर कहीं बाहर से भी कोई फोर्स लग रही है, तो F1 वेक्टर और एक्सटर्नल लिख दिया यहाँ पर, एक्सटर्नल। इसी तरह से हम ये कहेंगे सिमिलरली टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल P2 इज गिवन बाई, तो पार्टिकल P2 पर जो टोटल फोर्स लगेगी F2 वेक्टर, इसको कैसे बोलेंगे F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल, ये हो गया। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, दोनों फोर्सेस आ गई, पार्टिकल 1 पर लगने वाली टोटल फोर्स, पार्टिकल 2 पर लगने वाली टोटल फोर्स, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, ये हो गई। फिर हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट है F1 वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे M1A1 वेक्टर। M1A1 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा F1 वेक्टर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि फर्स्ट पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही थी F1, तो फोर्स को क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर F1 है तो उसको मैं M1 इंटू A1 बोल सकता हूँ ना, तो M1 इंटू A1 इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F1 एक्सटर्नल, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। टुगेदर ये जो V1 A1 V2 A2 निकाला, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। और इसी तरह से हम ये कहेंगे जो F2 है उसको बोला जा सकता है M2 A2 वेक्टर, तो ये F2 वेक्टर हो जाएगा, और ये बन जाएगा F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद बात करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, फोर्स जो लग रही है फर्स्ट पार्टिकल पर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, फोर्स जो लग रही है सेकंड पार्टिकल पर। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, adding equation 2 and 3 we get M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर, M1A1 वेक्टर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, ऐसे ही राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगा, तो इसको लिखेंगे F12 वेक्टर, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, स्किप कर दिया। मैंने कहा कि मैं इसको ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ, इसको हटा दिया, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लिया, ठीक है, और ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई, बीच वाले कुछ नहीं, हमने F1 की जगह ही तो लिखा M1A1, F1 तो ये था ही, है ना, तो हमने कहा कि F1 M1A1 के बराबर है, तो M1A1 इज इक्वल टू दिस, सिर्फ ये समझाने के लिए ऐसा लिखा। लेट नहीं करा, वो होता ही है, मास इनटू एक्सीलरेशन सेकंड, बस वही लगा। तो हमने इसको लेने की बीच में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद देखेंगे, अब हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लगाकर दोनों को, इनको इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ठीक है। नोट्स में आप देखेंगे, नोट्स में एक गड़बड़ी है कि एडिंग इक्वेशन 2 और 3 में मैंने लिखा है M1A वेक्टर प्लस M2A वेक्टर, A1 और A2 नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो गलत है, वो गलत है। मैं इसका जब आपको हार्ड कॉपी दूंगा ना तो उसमें ठीक कर लेना। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अब न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करते हैं। उसमें क्या है, द इंटरनल फोर्सेज म्यूचुअली एक्सर्टेड बाय द टू पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जो इंटरनल फोर्सेज हैं, इंटरनल फोर्सेज जो एक पार्टिकल दूसरे पर लगाता है ना, वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। अब सोचो कि पार्टिकल P1 जो P2 पर फोर्स लगा रहा है ना, वो F21 है, ठीक है, और पार्टिकल P2 जो P1 पर फोर्स लगा रहा है वो F12 है। अगर मान लीजिए इनमें से एक भी फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये पार्टिकल तो उधर को ही जाने लगेगा। अगर मान लीजिए ये वाला जो फोर्स है ये ज़्यादा हो गया तो ये तो इधर जाने लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं,
इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और पार्टिकल्स वहीं के वहीं रहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू Newton's third law of motion, the internal forces exerted by the two particles on each other, exerted by the two particles on each other are equal and opposite, तो ये इक्वल और अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो F12 वेक्टर है, यस, ये माइनस F21 वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं तो बीच में इक्वालिटी का साइन, अपोजिट हैं तो एक तरफ आप नेगेटिव साइन लगा दो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो नेगेटिव यहाँ लगा दो, यहाँ पॉजिटिव लगाओ, आपकी कोई एक ही बात है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, यहाँ से क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहाँ पर देखिएगा, सो M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर, सो M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर एक्सटर्नल प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि ये जो आपका F12 प्लस F21 था, इन दोनों का सम तो 0 के बराबर हो गया, तो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो 0 हो गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब हम ये कहेंगे M1A1 वेक्टर, पेज नंबर 6 पर आ चुका हूँ मैं। M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर इज इक्वल टू, लिख दीजिए F वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ ये कहेंगे वेयर F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर एक्सटर्नल प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। F वेक्टर जो है ये F1 वेक्टर एक्सटर्नल प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल के इक्वल है। तो ये क्या है, ये है टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। सपोज द टोटल मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज कैपिटल M। तो जो टू पार्टिकल सिस्टम है उसके टोटल मास को अगर हमने कैपिटल M मान लिया, तो कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। भाई पूरा का पूरा जो सिस्टम है, हमने ये कहा उसके अंदर है ही दो पार्टिकल, ठीक है। तो दो पार्टिकल है तो उनका जो टोटल मास है उसको मैंने कैपिटल M मान लिया। कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। अब आगे बोलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द टोटल एक्सटर्नल फोर्स F वेक्टर एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ मास M produces acceleration ACM, then according to Newton's second law, अब ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा कि ये पूरे सिस्टम पर लगने वाला फोर्स है, ये पूरे सिस्टम का मास है। तो हमने ये कहा कि भाई पूरे सिस्टम का फिर एक एक्सेलरेशन भी मान कर चलो। पूरे सिस्टम का एक एक्सेलरेशन जो है उसको हमने मान लिया ACM वेक्टर। ऐसा है कि जब भी कभी कोई पूरा सिस्टम है, अब मान लीजिए एक बड़ी सी बॉल है, उस बड़ी सी बॉल के अंदर जो है मास के नाम पर दो ही पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल एक कोने में पड़ा हुआ है, दूसरा पार्टिकल दूसरे कोने में पड़ा हुआ है, और वो पूरी बॉल जो है मूव करती है। तो हम ये कहेंगे कि पूरी बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी तो मूव कर रहा है, क्योंकि जब पूरी बॉल मूव कर रही है तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हमें किसी सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है उसको हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, कि सेंटर ऑफ मास पूरा का पूरा एक्सेलरेट कर रहा है। समझ गए? दोबारा बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये बॉल है और इस बॉल के अंदर एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल यहाँ चिपका हुआ है, एक पार्टिकल इधर, एक इधर, एक इधर। इनके कलेक्टिवली हमने ये कहा कि सारा का सारा जो इन सब में कुछ ना कुछ मासेस होंगे। तो हमने कहा कि सारा का सारा मास मान लिया जाए कि वो सारा का सारा मास यहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, यहाँ इकट्ठा हो रहा है।
तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ना पोर्शन, ये एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये पूरी बॉल इधर जा रही है तो हम ये कहेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास भी तो इधर ही जा रहा है फिर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM बोल दिया हमने, ठीक है। पूरे सेंटर ऑफ मास का मतलब ऑन एन एवरेज हमने ये कहा कि पूरे उसका जो मास है, जैसे पूरे उसका फोर्स F वेक्टर हो गया, पूरे सिस्टम का मास कैपिटल M हो गया, तो पूरे का एक्सेलरेशन ACM वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो फिर से अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर बोलेंगे अगेन by Newton's second law of motion, F vector is equal to M into ACM vector। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो पूरे सिस्टम का फोर्स F वेक्टर, पूरे सिस्टम का मास कैपिटल M, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ACM वेक्टर। ये हो गया, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 में भी एक तरफ F वेक्टर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 5 में भी एक तरफ F वेक्टर आ रहा है। तो मैं इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो हमारे पास हो जाएगा M ACM वेक्टर इज इक्वल टू M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर, M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर। ठीक है, अब जो ये A1 A2 की इनकी जो वैल्यू शुरुआत में निकाली थी, ये A1 की A2 की, इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इधर से ये पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा M ACM इज इक्वल टू M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर के इक्वल आ गया। कैपिटल M है, ये हाँ, पूरा पूरे सिस्टम का मास, पूरे सिस्टम में हमने ये माना है कि 2 ही पार्टिकल है। ठीक है ना, वैसे तो ना जाने कितने पार्टिकल्स होते हैं, हमने कहा 2 ही पार्टिकल है, तो M1 और M2 दोनों का एडिशन कर दिया तो पूरे सिस्टम का मास आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि M ACM वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसके बाद जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज डाल देंगे। तो M1 हाँ जी, A1 वेक्टर की जगह क्या डालेंगे, d स्क्वायर R1 वेक्टर बाई dt स्क्वायर। ये क्या है, ये डिफरेंशियल है ना, डबल डेरिवेटिव है पोजीशन वेक्टर का। तो d स्क्वायर R1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर प्लस M2 d स्क्वायर R2 वेक्टर बाई dt स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब इसको M1 को अंदर ले जाओ। ठीक है भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशियल के अंदर ले जाओ या बाहर ले जाओ, कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता भी नहीं है। तो ये M1 कांस्टेंट है, इसको अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा d स्क्वायर M1 R1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा d स्क्वायर M2 R2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर इधर भी है, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर इधर भी है। d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करा, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज कॉल्ड d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर। तो d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम ये कहेंगे कि ACM वेक्टर फिर क्या हो जाएगा, उस तरफ कर रहा हूं,
सर आपने जो फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है हाँ MACM वेक्टर हाँ MA वेक्टर प्लस M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर, हाँ हाँ ये वाला। उसमें हाँ उसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद क्या करा है, इसके बाद हमने क्या करा है कि एम ए सी एम वैक्टर को तो एज इट इज लिखा रहने दिया, M1 भी एज इट इज रहा, A1 की जगह जो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू ली थी d2r1/dt2 वो लिख दिया, प्लस M2 A2 की जगह d2r2/dt2 ये करा। बिल्कुल शुरुआत में देखिए वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, अगले स्टेप में इसको M1 को अंदर ले गया, तो d2 M1r1/dt2, फिर M2 को अंदर ले गया तो d2 M2r2/dt2, फिर d2/dt2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ये जो ACM वेक्टर है, ACM वेक्टर को इधर ही रहने देंगे, m इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, ACM वेक्टर को तो इधर ही रहने देंगे, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, m मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे m इंटू ACM वेक्टर। मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, तो ये जो मास है यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/m। तो अगले स्टेप में देखिए वही है, ACM वेक्टर इज इक्वल टू 1/m d2/dt2 M1r1 वेक्टर प्लस M2r2 वेक्टर, M1r1 वेक्टर प्लस M2r2 वेक्टर। उसके बाद ये देखिएगा कि जब एक्सेलरेशन हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला, जैसे हमने फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाला, इसका E1 बोला उसको, तो उसको क्या निकाला d2r1 वेक्टर बाई dt2 ये करा। तो अब अगर मैं इस वाले का, ये तो r1 का निकाल दिया फर्स्ट पार्टिकल का, ये सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाला, अगर मैं RCM का एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ACM को क्या लिख सकते हैं d2 RCM वेक्टर अपॉन dt2। बताओ भाई क्या करना होता है कि पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव भी तो करना होता है, d2/dt2 करना होता है। सोचिए जब मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या था, M1 A1 वेक्टर, तो A1 वेक्टर को मैंने क्या बोला d2/dt2 ऑफ R1 वेक्टर, सेकंड वाले को क्या बोला d2/dt2 ऑफ R2 वेक्टर। तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है तो d2/dt2 ऑफ RCM वेक्टर, वही कर दिया यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन d2/dt2 ऑफ RCM वेक्टर, ये कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो कांस्टेंट है, जब मास कांस्टेंट है तो 1/मास भी तो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के अंदर या बाहर निकाला जा सकता है। तो हमने क्या करा कि इसको भी अंदर ले गए, तो ये हो गया d2/dt2 ऑफ 1/m ब्रैकेट में M1r1 वेक्टर प्लस M2r2 वेक्टर। अब आगे की कहानी आप समझ गए होंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1r1 वेक्टर प्लस M2r2 वेक्टर अपॉन कैपिटल M, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M M1 प्लस M2 ही तो है, M1r1 वेक्टर प्लस M2r2 वेक्टर, और कैपिटल M की जगह हमने लिख दिया वही M1 प्लस M2। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिस एक्सप्रेशन पर कल एक लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था, ठीक है। इसका डेरिवेशन जो है वो भी बताया गया कि भाई इंपॉर्टेंट है, करवाया है क्लास में, तो ये आप कर लीजिएगा, अगर करवाते हैं ना क्लास में तो भाई इसको कर जाना, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिएगा कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। अगर हमारे पास n पार्टिकल्स आ जाएं तो देखिए उसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, उसका अगेन एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका सिर्फ एक्सप्रेशन है। उसमें क्या करेंगे, जैसे M1r1 है, M2r2 है, ठीक है, M3r3 आ जाएगा, फोर्थ है तो M4r4 आ जाएगा, और n पार्टिकल्स हैं तो MnRn आ जाएगा, और नीचे सारे मासेस ऐड होते चले जाएंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3, ये n पार्टिकल का है। MnRn करवाया है तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए क्या होगा उसमें ये होगा कि जैसे हमने यहाँ पर दो लिए हैं ना, वहाँ पर यहाँ पर 2 लिए हैं, वहाँ पर आप 4 5 या डॉट 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 करके MnEn तक करना है, ये है, वही है, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कराता हूँ अभी।
11th में शायद I had more than how much you were अब मैं हमको सबको बात दूँ ट्राई कर दो बात मैं हैप्पी टू गेट की और भी रिक्स मैं जलन नहीं मैं छोड़ नहीं सकती लेकिन अरे ये तो मजा आता है जब 10th की टीचर 11th के बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है थैंक यू मैम जो हमारे 10th के टीचर को 11th के टीचर को भी क्या चला है हाउ गोस फिजिक्स हम वेरी हर्ड दीदी क्या एक ही आ गया आके निकल गया वो तो कर लिया लेकिन हाँ मेरे से पहले बेटे को कितना हमारा ना मैं ये मतलब अरे वाली क्यों थी अरे डेली लेकिन that's the joy he's in children and like he's हम आपके सीन सीरीज करेंगे यानी आपकी गुजराती हम आप सभी उसका बॉब इसका सब प्रेजेंट कभी उसके बॉब से चलती है लेकिन मुझे भी काम ओ बाय द वे वो पहले भी एक्सीडेंट है मेरे को बनते हुए समथिंग हां तो मैंने देखा तो मेरा स्कूल बहुत मेरा दोस्त इंडस्ट्री से इसकी शक्ल आई थी तो इसकी शक्ल में स्टूडेंट होने की शक्ल नहीं कुछ करी और स्टूडेंट में है ही नहीं and he was continuously looking at me सबने सोचा ये देखा था वही कुछ भी देख रहा अब मैंने देखा जब कैमरे में बोल दिख रहा था तो मुझे देखा मुझे मुझे एक मिनट क्यों नहीं कैसे टॉकिंग है very bad that मतलब तुझे दोस्ती के बीच में अगर issue has not been she has not working to create this ये सिखाया ना तुझे this right is I very proud ये वाला मजाक में उसने बस very good हाँ कुछ सिर्फ अपनी कुछ करती है ये करने का
चलिए जी, अब अगला देखते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग masses m1 m2 m3 till mn and position vectors r1 r2 r3 till rn relative to the origin। n पार्टिकल का डेरिवेशन है ही नहीं, बहुत छोटा सा ही तो है। अब देखो तो सही, यहाँ पर तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ा, इसमें दिमाग उतना लगाना ही नहीं पड़ेगा। शुरू में तो दिमाग नहीं लगाना पड़ा, लास्ट में हाथ से दिमाग लगाना पड़ा। चलिए आ गया ना, क्लियर तो हो गया। हाँ। बस अब आगे देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। n पार्टिकल सिस्टम, अब इसमें है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 m3 टिल mn। तो अब हमने मासेस लिए, वो क्या होंगे, m1 m2 m3 टिल mn, ये मासेस हो गए। उसके बाद हम ये कहेंगे कि इन मासेस के रिलेटिव रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे, r1 r2 r3 टिल rn, ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हो गए। ठीक है, और उसके बाद अब द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो टोटल मास जो है, टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 टिल mn इज इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके बाद हमने क्या करा कि अगर ये n पार्टिकल सिस्टम वाला पूछा जाता है ना, तो n पार्टिकल सिस्टम में आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाकर वो n पार्टिकल्स किस तरह से दिखाएंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पर तो क्योंकि दो ही पार्टिकल्स थे, तो हमने क्या करा, दोनों पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और उसके सेंटर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ तो फिर भी एक तरह से ये दिखाई दे रहा था जैसे हमने एक एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया हो, लेकिन यहाँ पर कैसे निकालेंगे जब इतने सारे मासेस दे रखे हैं। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, ये वाला हो गया x एक्सिस, और हमने यहाँ पर फ्रंट में z एक्सिस भी दिखा दिया। ये टेढ़ी लाइन का मतलब है कि फ्रंट की तरफ है z एक्सिस। उसके बाद देखिएगा हमने इधर एक मास ले लिया m1, एक मास ले लिया m2, एक ये c हो गया, c मतलब सेंटर ऑफ मास इनका, और एक मास इधर ले लिया हमने mn। ऐसे डॉट 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 लगा दिए यहाँ पर भी, और फिर क्या करा, सबको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। जैसे m1 को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे ये, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा r1 वेक्टर। m2 को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा r2 वेक्टर। ऐसे ही mn को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा rn वेक्टर। ये हो गया। उसके बाद हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास इनका सारे मासेस का मान लो यहाँ कहीं लाई करता है, उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। जैसे यहाँ पर तो हमने कहा ना कि दो पार्टिकल से तो उनका एवरेज डिस्टेंस मिड पॉइंट एक तरह से ले लिया, यहाँ पर कोई मिड पॉइंट लेने का कोई तरीका नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इधर ले लो जहाँ आपका मन करे वहाँ कर दो। तो आपने सी यहाँ पर लेकर और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इसको आप बोल देंगे RCM वेक्टर, RCM वेक्टर। और फिर ये कहेंगे कि कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी सी शेप, आपने कहा कोई आलू टाइप की कुछ भी शेप है, ऐसी शेप है, तो ये कोई सिस्टम है। ये जो हमने टेढ़ी मेढ़ी सी शेप बनाई ना, ये सिस्टम है, इसके अंदर n पार्टिकल्स मौजूद हैं। वो n पार्टिकल्स मैंने ऐसे दिखा दिए m1 m2 डॉट 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 टिल mn। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे आप डायग्राम बना लेंगे। वो एग्जैक्टली ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है जैसा मैंने बना रखा है। अब आगे चलते हैं। द पोजीशन वेक्टर RCM वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैपिटल C, और कैपिटल C क्या है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा, the position vector RCM vector of the center of mass C can be obtained by adding the products m1 r1 m2 r2 mn rn and dividing it by the total mass of the system। तो अब आप क्या करेंगे, कोई डेरिवेशन करके नहीं दिखाना, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखकर दिखा देना है। तो क्या होगा, RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर
प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर और प्लस डॉट 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 mn वेक्टर। ठीक, और अपॉन में इसका जो टोटल मास है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, ये हो गया। और RCM वेक्टर और RCM वेक्टर इज इक्वल टू, जब इनको सबको एडअप कर रहे हैं तो एडिशन के लिए क्या लगाते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर स्मॉल n तक। अब आप ये देखिए शुरुआत तो 1 से ही हो रही है ना, m1 r1 m2 r2 m3 r3 और कहाँ तक जा रहे हैं mn rn। तो सबस्क्रिप्ट में i लगाएंगे, तो ये इसको क्या लिख देंगे mi ri वेक्टर, mi ri वेक्टर। मतलब सबस्क्रिप्ट जो है वो बार बार चेंज होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से। और डिनोमिनेटर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है समेशन वगैरह सिग्मा विग्मा लगाने की, क्योंकि इसको तो टोटल को कैपिटल M हम मान ही चुके हैं। तो डिनोमिनेटर में लिख दीजिए कैपिटल M। So RCM vector is the weighted average of the position vectors of all the particles of the system, the contribution of each particle being proportional to its mass। अब इसमें ये कहते हैं कि भाई अगर जैसे ये तो सेंटर ऑफ मास हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इस तरह से निकाल लिया। अब अगर ये कहें कि नहीं आप रिस्पेक्टिवली इसके ना तीनों कंपोनेंट्स बताइए, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तो वो भी ऐसे निकलेगा। उसमें आप ऐसे लिख लें XCM इज इक्वल टू XCM is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus dot 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 mn xn और अपॉन m1 plus m2 plus dot 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 mn। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में सिग्मा लगा दीजिए, तो सिग्मा i is equal to 1 to n mi xi अपॉन कैपिटल M। ठीक है, उसके बाद देखिएगा YCM यानी कि Y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, वो कैसे निकालेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 टिल mn yn अपॉन वही m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 टिल mn। ठीक है ना, मतलब अलग अलग लिख कर दिखाना है बस। तो ये आपके पास हो जाएगा सिग्मा। अब वो जैसे हमने सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n लिखा है, नोट्स में आप देखेंगे सिर्फ सिग्मा mx लिखा हुआ है, i नहीं लिखा, वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है वो भी। और जो हम लिख रहे हैं वो भी ठीक है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi yi अपॉन कैपिटल N। सिमिलरली सेट का सेम चीज़ है, तीनों के लिए अलग अलग है ना। देखिए ये दे रखा है, उसमें दे रखा है NCERT में, तो इस वजह से अगर पूछते हैं तो 3 डायमेंशन दिखा देना, क्या जा रहा है, डायमेंशन एक्स्ट्रा ही तो लिख रहे हैं बस। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा इसमें हम जो XCM है, YCM है, ZCM है, हम इंडिविजुअली लिख के नाम पूछ रहा था, मतलब वो समझ में नहीं आता कि क्यों लिख रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे लिखा, ये इस वजह से इंडिविजुअल लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि अब ये देखिए मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैं n पार्टिकल सिस्टम वाला कर रहा हूँ, मतलब 2 पार्टिकल नहीं है, n का मतलब है कि 2 से ज़्यादा ही होंगे। तो ये वो चीज़ है जैसे हमने क्वेश्चन करा था ना लास्ट क्लास में, तो जब लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन करा था तो हमारे पास 3 पार्टिकल्स थे, 3 सेंटर ऑफ मासेस थे, तो वहाँ पर आप देखो हमने वही करा था m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3। तो ये उस चीज़ को समझाने के लिए है कि अगर आपके पास इस तरीके से 3 पार्टिकल्स आते हैं या 4 पार्टिकल्स आते हैं, तो फिर आप ऐसे एडअप करके तीनों के कॉम्पोनेंट्स x, y और z अलग अलग निकाल कर दिखाएंगे। उस क्वेश्चन में सिर्फ x और y ही था, उसमें z नहीं था। ये है कि अगर z वाला भी आ गया तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे बोला है इसमें, मैं z वाला नहीं लिख रहा हूँ, z वाला आप समझ ही गए होंगे, XCM ऐसे, YCM ऐसे, ऐसे ZCM हो जाएगा। आगे देखें, हम हैं पेज नंबर 8 पर, तो आगे देखिएगा, इफ़ F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर टिल Fn वेक्टर be the external forces acting on the particles of masses m1, m2, m3 till mn respectively, and ACM vector is the acceleration of the center of mass of the system, then the motion of the center of mass is governed by the equation। तो motion of the center of mass कैसे होगी, हमने जैसे
पूरा सेंटर ऑफ मास की हम बात कर रहे हैं, तो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वही इक्वेशन सेकंड लगाएंगे, न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, तो ये हो जाएगा m ACM वेक्टर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m ACM वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 टिल Fn वेक्टर, और m ACM वेक्टर इज इक्वल टू F टोटल, तो F टोटल को ऐसे लिख दिया F टोट। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, where F dot is the vector sum of all the external forces acting on the system. Equation 3 shows that the center of mass of the system moves as if the entire mass of the system is concentrated at this point and the total external force acts on this point. ठीक है, तो ये आपका F total इस तरीके से निकल गया। दोबारा बता देता हूँ, हमने ये कहा कि भाई जैसे हमारे पास पूरे, अच्छा वो जो लाइन है, वो लाइन ये है कि वो ये समझाता है हमको कि पूरा का पूरा अगर सिस्टम है ना, तो वो सिस्टम इस तरीके से मूव करता है जैसे कि सारा का सारा मास जो है सिर्फ सेंटर ऑफ मास पर ही कंसंट्रेटेड हो, तो कोई भी सिस्टम इस तरीके से मूव करता है, बस ये है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो 8 पेजेस अभी हुए हैं, पेज नंबर 9 से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, आज इतना ही कर लीजिए। तो दोबारा से एक वो छोटा सा गुरु मंत्र दे रहा था, वो ये था कि अभी कितने पेज हुए हैं, 8 ही हुए हैं, और मुश्किल से 3 टॉपिक या 4 टॉपिक हुए हैं, इनको अभी कर लेना। तो ये वाला जो चैप्टर है ये परेशान नहीं करेगा। नहीं, तुम कर सकती हो, वैसे तुमने जो नोट्स बनाए हैं ना उससे मुझे समझ में आ गया कि तुम कर सकती हो, तो करके देखना। नोट्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, और तब तक तो ज्वाइन भी नहीं करा था, वीडियो देख देख कर ही बना लिए, बहुत बढ़िया। और इसमें हर साल क्या हो रहा है, इसमें हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, और कभी कभी ये भी र्यूमर आता है कि चैप्टर ही हटने वाला है, तो मैं सोचता हूँ नोट्स ही ना बनाऊँ, मैं बनाता ही नहीं हूँ, और फिर वो हर साल आ जाता है फिर से। अभी देखिए इस साल क्या हुआ, फिजिकल वर्ल्ड हट गया, है ही नहीं, NCERT से भी हट गया, तो इसी करके मैंने सोचा था, मैंने कहा शायद ये हटेंगे चैप्टर, कोई नया इंक्लूड होगा, मैं नहीं बनाता, इसलिए बनाया नहीं, तो उसने अच्छे बना रखे हैं।